मैंने डॉक्टर से ये बोला है कि शहर के अंदर पहले एक सर्वे कराओ कितनी दुकानें हैं। पहले तो उनको ठीक करो कि आप ये दो जो है ऐसे कुत्ते कई जगह बैंड हैं तो आप उसको क्यों बेचते हो। कई देशों में तो कुत्तों पर बैंड है, तो आप ऐसे कुत्ते खूंखार कुत्ते क्यों बेचते हो। और दूसरे ये कुत्ते वहाँ रख उसके लिए हैं कि जैसे आपका 100 बीघे का फार्म हाउस हो और बड़ा बंगला हो तो आप उसमें कुत्ते छोड़ दो। अब आपका अगर 2 कमरे का घर है, एक में आप रह रहे हो तो एक में कुत्ता पाले हो, तो ये गलत है। लेकिन जिन लोगों ने अपने पास रखे हैं सब अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, सब अपना बताएं। और आज उन्होंने कहा कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। अगर वो किसी पर हमला करेंगे, किसी को काटेंगे, उसके जिम्मेदार मालिक होगा, नगर निगम मालिक नहीं। अभी जो आपने वीडियो देखा है इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 29 ऑफ सितंबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 29 सितंबर 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है माधव नेशनल पार्क को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। तो जो नीचे आपको ऑप्शन में अलग अलग बॉडीज़ के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी बॉडी है जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स को लेकर आती है। आपको पता होगा CPI WPI के बारे में आपको काफ़ी बार पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देखना है इंडस्ट्रियल वर्कर के ऊपर। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर कौन लेकर आता है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन A द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन B द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन C द लेबर ब्यूरो या फिर ऑप्शन D द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। हम लोग पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं पिटबुल, रॉटवीलर, ये जो अलग अलग डॉग्स की ब्रीड्स है ना, ये लगातार न्यूज़ में बनी हुई हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अलग अलग प्रकार के आपको डॉग अटैक देखने को मिले हैं, बहुत सारी जगह पर डॉग अटैक्स देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से ये टॉपिक लगातार न्यूज़ में बना हुआ था। अभी क्या होता है, रिसेंटली कानपुर के अंदर एक और केस निकल कर आता है, जहाँ पर आपने देखा होगा एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है, जो गाय का है, गाय का जबड़ा जो है पिटबुल ने दबा रखा है, मतलब पिटबुल जो है वो गाय को भी काट चुका है। तो इस प्रकार का जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी जगह पर वो अपलोडेड है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, कानपुर के अंदर एक कदम उठाया गया और कानपुर ने क्या किया, पिटबुल और रॉटवीलर वाली जो ये ब्रीड्स हैं ना, इनको बैन कर दिया है कानपुर के अंदर। तो इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स कल से ही पब्लिश हो रहे हैं, आप लोग देखोगे मतलब 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जब आप लोग गूगल पर इसके बारे में सर्च करोगे। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल देखने को मिलेगा, अभी थोड़ी देर पहले की यहाँ पर ये न्यूज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो
कानपुर ने अभी पिटबुल और रॉटविलर की जो डॉग ब्रीड्स हैं इनको बैन कर दिया है ताकि पब्लिक को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकें। बाकी जो कानपुर के मेयर का वीडियो है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, उनका क्या कहना है एग्जैक्टली इस बैन को लेकर। और मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा का पूरा बैन लगाया गया है इसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि रिसेंटली एक वीडियो काफ़ी वायरल होता है जहाँ पर जो पिटबुल है वो काऊ के फेस को, यानी गाय का जो जबड़ा है उसको यहाँ पे उसने दबा रखा है अपने मुंह से, तो और वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत देर बाद यहाँ पर उसने गाय के जबड़े को छोड़ा। तो इस प्रकार के केसेस की वजह से यहाँ पे कानपुर के अंदर ये कदम उठाया गया। जैसा आप लोग देख पाओगे स्टार्टिंग का जो वीडियो था वो यहाँ पर मेयर प्रमिला पांडे का था जो कि कानपुर के मेयर हैं, और उनसे भी पहले एक छोटा सा वीडियो वो था वो आपको लखनऊ का देखने को मिलेगा, ठीक है ना, वो भी यहाँ पर उसी के साथ कंबाइंड था। आपको पता होगा लखनऊ के अंदर भी कुछ इस प्रकार से पिटबुल अटैक रिसेंटली देखने को मिला था, वो भी एक सबसे पॉपुलर और वायरल केस है जहाँ पर पिटबुल के काटने की वजह से एक महिला की मृत्यु हो जाती है। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है जिसकी वजह से ये कानपुर ने स्टेप उठाया है। इनफैक्ट यहाँ पर इस आर्टिकल में आप देख पाओगे मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो एक रेजोल्यूशन पास किया गया है कानपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू। अब इनका कहना यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति पिटबुल और रॉटविलर जैसी जो ब्रीड है इसको अगर कानपुर में पाल रहा होगा तो उस व्यक्ति को एक फ़ाइन सबमिट करना होगा। लगभग यहाँ पर 5,000 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है, या फिर अगर उनका जो डॉग है वो कोई अटैक करता है और वो जो अटैक है उसके कंडीशन के बेसिस पर यहाँ पर फ़ाइन चार्ज किया जा सकता है डॉग ओनर के ऊपर। साथ ही साथ में वो जो पेट है यानी कि ऑब्वियस सी बात जो डॉग है वो उसको ज़ब्त भी किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर आपको आर्टिकल्स में देखने को मिलेगा। नाउ कानपुर जी ने जो ये स्टेप उठाया है इसके पीछे आपका क्या कहना है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू, सही किया या गलत किया, ठीक है ना। आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर करना, अगर सही किया है तो क्यों किया है और सही नहीं किया है तो उसके बदले क्या करना चाहिए था, ये आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर कर सकते हो। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो अगला आर्टिकल ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है और इसके बारे में मैंने जो करंट अफेयर का वीडियो आता है उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। जो पीएफआई है, पीएफआई लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। जब ये सबसे पहले दिन पे न्यूज़ में आया था तभी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। यह है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक कट्टर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है, जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है ना, उनकी आवाज़ को उठाना, साथ ही साथ में जो डिप्राइव्ड पर्सन यानी कि जो डिसएडवांटेजेस लोग हैं या फिर वंचित लोग हैं उनकी आवाज़ को उठाने का काम करता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इस प्रकार की बातें आपको पीएफआई के रिगार्डिंग विकीपीडिया के वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो बेसिकली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक एसोसिएशन है। इसी के संबंध में और भी बहुत सारे छोटे छोटे एसोसिएशंस देखने को मिलते हैं इसी से रिलेटेड। तो हुआ ये कि कल के दिन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। और वो 5 साल के लिए जो बैन लगाया गया है वो कौन सा कानून के अंदर लगाया गया है, कौन से एक्ट का इस्तेमाल करके लगाया गया है, तो उस एक्ट का नाम है UAPA, दैट इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसको देखते हुए क्या किया गया, 5 साल के लिए PFI के ऊपर बैन लगा दिया गया। अब आप लोग पूछोगे इसके पीछे का रीज़न क्या है, आओ इसको समझते हैं। क्या हुआ, कल सरकार ने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी किया है। पूरी डिटेलिंग नोटिफिकेशन इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी। सुबह वाले वीडियो में जो PDF मैंने नोटिफिकेशन डाल रखा है वहाँ से ही पढ़ सकते हो। तो वहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन ये किया जा रहा है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है ना, इसका संबंध हमारे कंट्री में जो बहुत सारे हिंसा हुई है, बहुत सारा वायलेंस हुआ है, कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। इसका कहीं ना कहीं पर लिंक देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। प्लस जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है ना, इसका जो लिंक है वो बाहर के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्री से बाहर के जो आतंकवादी संगठन आपको देखने को मिलेंगे दूसरे देशों में, उनके साथ में लिंक देखने को मिला है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो लीडर्स हैं उनका लिंक देखने को मिला है अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। फिर यहाँ पे सरकार ने तीसरा पॉइंट मेंशन किया कि जो ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है ये हमारे देश में एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को चला रहा है, हमारे देश के अगेंस्ट में काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये बोलते हैं चौथे पॉइंट में कि जो भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में ये काम कर रहा है। तो जिसकी वजह से अभी इसके ऊपर बैन लगाया गया, 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इस बैन से होगा क्या, इस बैन लगाने से होगा ये कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये एसोसिएशन है, वैसे इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बताया जा रहा है, लेकिन जो मेनली ये ऑपरेट होता है वो केरला से ऑपरेट होता है, ठीक है ना। और ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर बैन लगाने से इफेक्ट ये पड़ने वाला है कि इसको जो भी फंडिंग वगैरह मिला करती थी वो फंडिंग बंद हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मेंशन की जा रही है, ये इसका जो दफ्तर वगैरह के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह है वो सब बंद कर दी जाएंगी। इनफैक्ट आप देखोगे यहाँ पर ये जो ऑफिस वगैरह है वो बिल्कुल सील कर दिए गए हैं।
इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के। मतलब पूरी तरह से यहाँ पर ये काम नहीं कर पाएगा आने वाले 5 साल के लिए। बाकी 5 साल बाद सिचुएशन कैसी होगी वो आगे देखी जाएगी, उसके हिसाब से आगे का जो कदम होगा वो आगे की बात है। अभी फ़िलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन थी, ये आप लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली है। आपको एक चीज़ और मालूम होगी, पिछले कुछ समय में बहुत बड़ी बड़ी रेड्स हुई हैं हमारे कंट्री में, बहुत बड़ी बड़ी रेड लगी हैं। लगभग 15 राज्यों के अंदर रेड लगाई गई, और वो रेड मारने वाली जो एजेंसीज़ है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। अब याद आ रहा होगा क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो उन्हें बहुत बड़ी बड़ी रेड करी, और उसी रेड के अंदर क्या हुआ, इस पीएफआई के लीडर्स को यहाँ पे अरेस्ट भी किया गया है। लगभग 100 से ज़्यादा लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं जो कि यहाँ पर इस पीएफआई से रिलेटेड हैं, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। तो पीएफआई को तो बैन किया ही किया, इस एसोसिएशन के साथ में जो इसके और 8 अलग अलग और भी एसोसिएशंस देखने को मिलते हैं, 8 और फ्रंटल बॉडीज़ देखने को मिलती हैं, उनको भी बैन कर दिया गया है 5 साल के लिए। क्लियर हो गई? यह इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। करना क्या है, अब यहाँ पर इस आर्टिकल का बैकग्राउंड पढ़ना है, यानी कि जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर यूएपीए न्यूज़ में आ चुका है, और यूएपीए बहुत लंबे समय से न्यूज़ में आया नहीं था, अब यहाँ पे न्यूज़ में है। तो आपको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसी एक्ट के तहत यहाँ पर इसको बैन किया गया। आओ मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ यूएपीए के बारे में। अब यूएपीए पढ़ेंगे तो हमारे सिलेबस में कोई टॉपिक वगैरह है क्या? हाँ बिल्कुल है। सिलेबस के अंदर देखोगे तो एक टॉपिक दे रखा है, लिंक्ड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। ये टेररिज्म वाला टॉपिक आपको जीएस पेपर नंबर 3 में देखने को मिलेगा। डिफेंस सिक्योरिटी का, हम लोगों की इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक भी जीएस पेपर नंबर 3 में देखने को मिलेगा। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस वाले आर्टिकल को रिलेट कर पाओगे। तो ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, इसको 1967 में पास किया गया था। इसका मकसद क्या है कि हम अपने देश के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एसोसिएशंस को रोकें, यानी कि देश के विरुद्ध अगर कोई काम हो रहा है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाए। जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर बोला गया है कि मान लो कोई भी ऐसा कदम जो कि कहीं ना कहीं हमारे कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को परेशान कर रहा हो या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिसरप्ट कर रहा हो, हमारी सॉवरिटी के अगेंस्ट में जा रहा हो, अगर कोई भी ऐसा काम कर रहा है तो उस व्यक्ति को यूएपीए के तहत चार्ज किया जा सकता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट से जो एब्सोल्यूट पावर है, यानी कि किसके पास में यहाँ पर सारी पावर्स है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। और अभी आपने देखा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही यहाँ पर एक कदम उठाया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये सारी पावर्स आ जाती हैं ताकि इस अनलॉफुल एक्टिविटी को कंट्री में रोका जा सके। अब सपोज यहाँ पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी एसोसिएशन अगर इस अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर चार्ज कर लिया जाए तो क्या सज़ा हो सकती है। यहाँ पर डेथ पेनल्टी भी है, ठीक है ना, यानी कि मृत्यु दंड भी हो सकता है। साथ ही साथ में लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद भी हो सकती है। उम्र कैद इसको हाई पनिशमेंट की तरह देखा जाता है। अब यूएपीए के तहत देखो एक खास बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो यह है कि इंडियंस तो यहाँ पर चार्ज किए जा सकते हैं यूएपीए के अंदर। इंडियंस के साथ साथ जो फॉरेन नेशनल्स यानी विदेश के जो लोग हैं उनको भी चार्ज किया जा सकता है। ये जो यूएपीए है ना, ये सभी ऑफेंडर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर यहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति है जो कि इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रहा है तो उसको भी यूएपीए में हम लोग चार्ज कर सकते हैं। इस यूएपीए के तहत जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, जो भी यहाँ पर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही होती है, वो यहाँ पर एक चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट फाइल करने का जो दिन है, जो मैक्सिमम डेज़ है वो 180 डेज़ दिया गया है। मैक्सिमम 180 दिनों के अंदर अंदर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद में मैक्सिमम 180 दिनों के अंदर अंदर पूरा का पूरा जो चार्जशीट है वो यहाँ पर फाइल कर सकती है ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये भी यूएपीए के अंदर बोला गया है। आगे की कहानी देखो, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखो यूएपीए में मैंने आपको बताया 1967 में ये आया। अभी क्या है इसके पास में पावर्स, जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उसको रोकने का ये काम कर रहा है। लेकिन होता यह है कि इसी के अंदर 2004 में एक अमेंडमेंट किया जाता है, यानी कि एक बदलाव किया जाता है। और अमेंडमेंट करके 2004 में इसी के अंदर टेररिस्ट एक्ट को ऐड कर दिया जाता है। यानी कि 2004 से पहले यूएपीए के पास में टेररिज्म को टैकल करने की पावर्स नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, 2004 में इसके अंदर टेररिस्ट एक्ट को ऐड कर दिया गया, यानी कि यूएपीए के पास में अब ये पावर्स आ चुकी हैं। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहा है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का लिंक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के साथ में है, उसको बैन कर सकें। तो बैन करने की पावर कहाँ से आई? 2004 के अमेंडमेंट से। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। फिर बात यहाँ पर बताई जाती है 2004 के बाद इसके अंदर एक और बदलाव किया गया। अगस्त 2019 में
होता यह है कि यूएपीए अमेंडमेंट बिल 2019 को पास किया जाता है, पार्लियामेंट इस बिल को क्लियर कर देता है। अब इस 2019 बिल के तहत यहाँ पर क्या होता है, देखो अब मैं आपको फिर से पहले वाला लिंक करवाऊंगा तो समझ में आएगा। 1967 में लॉ आया, 2004 में अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट में क्या किया गया, टेररिस्ट एक्ट को ऐड कर दिया गया। यानी अभी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं, अगर इनका लिंक टेररिज्म के साथ में या फिर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को चला रही हैं तो इनको बैन किया जा सकता है। यानी अभी भी यहाँ पे जो यूएपीए के पास में पावर्स हैं वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने की हैं, लेकिन इंडिविजुअल पर्सन को बैन करने की पावर अभी भी नहीं आई है। यानी कि मान लो कोई एक अकेला आतंकवादी इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसको यहाँ पर एक टेररिस्ट लिस्ट के अंदर डालना है, तो वो वाली पावर अभी यूएपीए के पास में नहीं है। तो वो वाली पावर कब आती हैं, वो वाली पावर आती है 2019 के इस वाले अमेंडमेंट बिल के तहत। तो 2019 के अंदर जो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल था ना, जो क्लियर किया था पार्लियामेंट ने, इसी बिल के तहत यहाँ पे क्या बोला गया, यूएपीए के पास में पावर यह आ जाती है कि ये किसी भी इंडिविजुअल को, सपोज कोई एक आतंकवादी है, पाकिस्तान का हो गया है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि उस व्यक्ति को एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट करने की पावर जो है ना वो यूएपीए के पास में आ जाती है। क्लियर हो गया। तो ये 3 अलग अलग चेंजेस हुए यूएपीए के अंदर। क्या काम करता है, ओवरऑल चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझ ली हैं। कोई क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक काम करना है, वो ये है कि वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस करना। जो हमारा टारगेट है 5K प्लस लाइक का, उसको अचीव करवाना है, जो कि आप लोग करते हो डेली बेसिस पर, आज भी करना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखो यार, कॉमेंट करने की कोशिश क्या करो, कुछ भी कॉमेंट कर दो लेकिन कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। मतलब जिस भी वक्त आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इवनिंग के टाइम पर, आफ्टरनून के टाइम पर, मॉर्निंग के टाइम पर, तो वो समय भी यहाँ पर आप लोग लिख दोगे ना, मतलब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करके, तो इससे मैं पहचान कर पाता हूँ। बहुत सारे लोगों ने, कल मैंने ये बात बोली थी तो काफ़ी सारे लोगों ने कॉमेंट किया, तो यहाँ पर आप लोग ज़्यादा से कॉमेंट करा करो, क्योंकि ऐसे मतलब बहुत सारे नाम मुझे याद हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे यहाँ पर याद रहेंगे, ठीक है ना। चलो फिर आगे आते हैं उसके बाद। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर भी यहाँ पर इसको हम लोग लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बात ये की जा रही है एएसआई। एएसआई क्या है, यह है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है, इनका काम है कि जो भी आपको पता होगा पुराने ज़माने की चीज़ें हैं उनको ये लोग खोजने का काम करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सकवेट करी गई हैं, खोजी गई हैं, एक्सप्लोर करी गई हैं, उन सब चीज़ों के पीछे का कारण है एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हमारे जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम भी करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर जो हमारा आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है ना, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर पाते हो। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया कि अभी मतलब इसी साल जो बुद्धिस्ट केव हैं, यानी बुद्धिस्ट जो गुफाएं हैं, स्तूपास हैं, और साथ ही साथ ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि 2nd सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हिंदू टेम्पल्स हो गए जो कि 9th से लेकर 11th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें रिसेंटली यहाँ पर डिस्कवर करी गई हैं, यानी खोजी गई हैं, जैसा आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। अब ये खोजी कहाँ पर गई हैं, ये खोजी गई हैं जो हमारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वहाँ पर। अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ टेम्पल्स हैं, ये टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पर। ये मध्य प्रदेश के अंदर आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर जो टेम्पल्स हैं काफ़ी टूटे हुए हैं, ऐसा भी यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो एएसआई ने क्या किया, इस साल बुद्धिस्ट केव, स्तूपास, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस, साथ ही साथ में हिंदू टेम्पल्स ये डिस्कवर करे हैं। कहाँ से डिस्कवर करे हैं, मैं फिर से नाम बोल रहा हूँ, याद रखना क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। वो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अब इन चीज़ों के अलावा कुछ और चीज़ें भी मिली हैं, जैसे वराह स्कल्पचर। वराह के बारे में पता होगा, यानी कि लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं। लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार हैं, आपको पता होगा। 10 में से जो तीसरे अवतार हैं वो हैं वराह। तो वराह स्कल्पचर भी यहाँ पर मिला है, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया जो लॉर्ड विष्णु के अवतार है उसमें से जो तीसरे अवतार है वो है वराह। इनका स्कल्पचर डिस्कवर किया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू। साथ ही साथ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें पाई हैं। तो ये अभी यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें मिली हैं ना, इससे पहले भी कई साल पहले हमें और भी बहुत सारा सामान मिला था।
लगभग यहाँ पर 84 ईयर्स पहले, 84 साल पहले भी हम लोग को बहुत सारा सामान मिला था, और अब देखोगे अभी भी यहाँ पर इतने सारे स्कल्पचर्स वगैरह हम लोगों को मिले हैं इस साल, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है ना, ये और भी अच्छी तरीके से लग चुकी है इन चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब फिर उसके बाद में यहाँ पर गुफा वगैरह के बारे में बताया गया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दिया है। अभी जो डिस्कवरी हुई है, इस डिस्कवरी में जैसे मैंने बोला कि एक डिस्कवरी बहुत पहले भी हुई थी, तो उस डिस्कवरी में बहुत सारी गुफाएं पहले हम लोग को मिल चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर जो कुछ और भी गुफाएं मिली हैं ना, इन सब को मिलाकर बोला ये जा रहा है कि बांधवगढ़ रिजर्व के अंदर लगभग टोटल 76 आपको 76 केव्स यानी 76 गुफाएं देखने को मिल जाएंगी। टोटल ये गुफाएं हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, जो कि यहाँ पर बहुत पुराने ज़माने से बिलोंग करती हैं। गुफाएं कब से बिलोंग करती हैं? 2nd सेंचुरी के टाइम से बिलोंग करती हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। समझ में आ गया आर्टिकल क्या है एग्जैक्टली, क्या क्या चीज़ें हम लोग को मिली हैं। तो उस प्रकार के क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के अंदर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में रहता है। अब करना क्या है, ये तो आपने आर्टिकल पढ़ लिया। अब इस आर्टिकल में और भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस आर्टिकल में सिर्फ 2 चीज़ें और रह गई हैं, 2 चीज़ें और पढ़ ली तो इस आर्टिकल को पूरी तरह से निचोड़ लोगे। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक तो खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको लेकर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। दूसरा यहाँ पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इसके बारे में भी पढ़ना होगा, क्योंकि टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको लेकर हर साल एक नया क्वेश्चन आता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग पिछले साल के अगर 15 साल के पेपर भी देखोगे ना, तो उसमें ज़्यादातर जो टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क को लेकर जो क्वेश्चन पूछे गए वो डायरेक्टली उनकी लोकेशन पूछी गई है, वो कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। ठीक बात हो गई। चलो फिलहाल मैं आपको पहले बताता हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, एक सेकेंड को। तो ASI क्या है? ASI हम लोगों ने समझा। ASI एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है? रिसर्च करना, साइंटिफिक एनालिसिस करना, खुदाई करके यहाँ पर जो भी हमारे पुराने ज़माने के सामान मिलते हैं उसकी यहाँ पर खोज करना, है ना। जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, उनको प्रोटेक्ट करना। तो ये सारा काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का देखने को मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अटैच्ड ऑफिस है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था? इसको फाउंड किया गया था 1861 में। एलेक्जेंडर कनिंगम के थ्रू यहाँ पर इसको फाउंड किया गया था, और एलेक्जेंडर कनिंगम ही पहले डायरेक्टर जनरल बने थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। समझ में आ गया? आगे आते हैं। तो कहोगे सर ये बात पढ़ने की थी क्या? हाँ बिल्कुल पढ़ने की थी। 2004 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अटैच्ड ऑफिस है कौन सी डिपार्टमेंट या कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में? कल्चर, टूरिज्म, साइंस एंड टेक या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आगे आते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इस आर्टिकल से निकल कर आता है, वो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1968 में इसको एज अ नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था, यानी बांधवगढ़ नेशनल पार्क की तरह जाना जाता था। लेकिन 1968 के बाद 1993 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क के अंदर में। ठीक बात हो गई। अगर हम लोग इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखें, ऐतिहासिक तौर पर अगर हम लोग इसका इम्पोर्टेंस जानें, तो बोला यह जाता है कि इस बांधवगढ़ एरिया के बारे में, यानी मध्य प्रदेश में जो ये रीजन है, ये जो एरिया है ना, ये हमारी एंशियंट बुक्स के अंदर इसके बारे में चर्चा हुई हुई है। जो हमारी पुराने टाइम की, प्राचीन काल की जो किताबें हैं वहाँ पर इसके बारे में चर्चा हुई है। जो एंशियंट बुक है, खासकर जो नारद पंचरत्न आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर यहाँ पर चर्चा हुई भी है। साथ ही साथ शिव पुराण के अंदर यहाँ पर इस वाली जगह की चर्चा हुई है। ये जो भी बुक्स के अंदर जब ये बांधवगढ़ वाले रीजन के बारे में चर्चा हुई है ना, तो वहाँ पर उन बुक्स के अंदर बोला गया है कि ये जो जगह है ना, वो रामायण से एसोसिएटेड है, यानी रामायण से ही यहाँ पर इस जगह का एक जुड़ाव, एक लिंक देखने को मिलेगा। जो ये बांधवगढ़ फोर्ट है, ये भी आपको एक बहुत बड़ा मास्टरपीस देखने को मिलेगा त्रेता युग का। ठीक है ना, ये बात बोली गई है क्योंकि यहाँ पे बांधवगढ़ फोर्ट भी देखने को मिलेगा, तो ये किला अपने आप में एक मास्टरपीस है त्रेता युग का। ये बात रखी जा रही है। बोला यह जा रहा है कि जो ये बांधवगढ़ वाला रीजन है ना, इसको रूल किया गया था बहुत सारी अलग अलग डायनेस्टीज़ के थ्रू। और उनमें मेजर डायनेस्टीज़ में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी? तो यहाँ पर सेंगार था, कलचुरीज थे, बाघेल थी। तो ये अलग अलग डायनेस्टीज़ आई। बहुत लंबे समय तक यहाँ पर इन्होंने इस पर्टिकुलर रीजन को रूल किया। अब जोग्राफिकल एस्पेक्ट के तौर पर देखें तो जोग्राफी में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये जो रीजन है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के एग्जैक्टली नदन वाला रीजन देखने को मिलेगा। आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ।
यहाँ पर आप लोगों को एग्जैक्टली मैप देखने को मिलेगा। तो यह मध्य प्रदेश का मैप है, ठीक है ना, जो आपको पूरा ग्रीन कलर का दिख रहा है, डार्क ग्रीन कलर का। यहीं पर इस मध्य प्रदेश के मैप में थोड़ा सा ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपको बांधवगढ़ देखने को मिलेगा। तो ये जो प्लेस है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पर इस नेशनल पार्क पर, इस टाइगर रिजर्व में आप देखोगे ना, बहुत सारे धाराएं जा रही हैं, बहुत सारी पानी की धाराएं आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना गया है। बाद में ये जो सारी स्ट्रीम्स हैं ना, ये सब जाकर मिल जाती हैं सोन नदी के अंदर, ये भी ध्यान में रखना है। सोन नदी खुद एक ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, गंगा की ट्रिब्यूटरी, गंगा की सहायक नदी है सोन रिवर। अब इस पर्टिकुलर एरिया के बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें, यहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कैसे कैसे हैं, कितने पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारे मात्रा में टाइगर्स देखने को मिलते हैं। टाइगर्स के अलावा यहाँ पर मैमल्स की भी 22 प्रजातियाँ हैं और बर्ड्स की भी, यानी जो भी हमारी चिड़ियाँ वगैरह हैं उनकी भी 250 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। अलग अलग 250 स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं और इस जगह की वजह से यहाँ पर वो जानी जाती हैं, तो वो है एशियाटिक जैकाल, मतलब इनकी वजह से वो जगह जानी जाती है। तो वो एशियाटिक जैकाल हो गया, बंगाल फॉक्स हो गया, स्लॉथ बियर हो गया, स्लॉथ बियर न्यूज़ में था, ध्यान रखना है, जैकाल न्यूज़ में था, ध्यान रखना है। देन यहाँ पर स्ट्रिप्ड हैना हो गया, लेपर्ड न्यूज़ में रहता है, टाइगर, फिर उसके बाद में वाइल्ड पिग्स, नील गाय, चिंकारा, गौर। तो ये सारे जानवर आपको देखने को मिल जाते हैं। खासकर ये जो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं वो सब यहाँ पर इस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पाई जाती हैं। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या और पॉसिबिलिटी है, कोई और क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है इस आर्टिकल से? बिल्कुल बन सकता है। आपको मैं एक बात और बहुत अलग से इस आर्टिकल से हटकर एक बात बताता हूँ। मैंने आपको लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार के बारे में बताया। 10 अवतार में जो तीसरे अवतार हैं वो आपको वराह देखने को मिलेंगे, है ना। ये मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया है, जिनका स्कल्पचर अभी यहाँ पर पाया गया। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, जो 10 अवतार हैं वो 10 अवतार ये नाम देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे नाम पढ़ने? नहीं, सबको नहीं पढ़ने। किस किस को पढ़ने हैं? जिन व्यक्ति का जो नाम है वो विष्णु जी से रिलेटेड है, ठीक है ना। ठीक है, जिन व्यक्ति के नाम में विष्णु जी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आती हैं तो डेफिनेटली उनको ये 10 के 10 अवतार पढ़ने हैं, खासकर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो ये बात ध्यान रखना, ये एक अलग से बात आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको टोटल 10 अवतार देखने को मिलेंगे, तो ये आपको पता होने चाहिए अगर आपका नाम विष्णु जी से रिलेटेड है। किस किस का रिलेटेड है फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो और इसको पढ़ लेना, अच्छे से घोल के पी लेना, रट लेना इन 10 के 10 नामों को। आपको पता भी होना चाहिए वैसे भी, है ना। अभी तक हम लोग प्रीलिम्स मेंस को साथ में लेकर चल रहे थे, आज इस आर्टिकल से इंटरव्यू को भी साथ में कवर कर दिया। चलो फिर आगे आते हैं। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। बात की जा रही है इंडिया और यूएसए के रिलेशंस के बारे में। तो काफ़ी सारे लोगों की डिमांड भी थी पिछले कुछ दिनों में, सर इंडिया यूएस के रिलेशंस कवर करवा दो, न्यूज़ में है। तो आज हम लोग कवर करेंगे, लेकिन अपने करंट अफेयर के साथ में लिंक कर कर। तो करंट इशू क्या देखने को मिल रहा है, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, साथ ही साथ में यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, शायद यहाँ पर सुलेमान नाम है उनका। तो अभी क्या होता है, ये दोनों आपस में मिलकर बातचीत करते हैं और बातचीत में काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस करी गई। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में चर्चा की गई है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करी गई है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हो गए और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यूएसए के जैक सुलिवान हो गए। तो इन दोनों की मीटिंग होती है कल के दिन और इस मीटिंग में यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जैसे कि यहाँ पर क्या टॉपिक्स थे, इंडिया और यूएस के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर डिस्कस करे गए। रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो डिस्कस किया गया और जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो वाला टॉपिक डिस्कस किया गया। बस ये टॉपिक बता रखे हैं कि हाँ ये डिस्कशन किया गया है, कैसे हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन को यहाँ पर और ज़्यादा फ्री बना सकते हैं, ये यहाँ पर डिस्कशन किया गया। रशिया यूक्रेन के वॉर को लेकर यहाँ पे जो बातचीत की गई है, साथ ही साथ में बातचीत ये भी की गई कि इस वॉर की वजह से जो पूरे दुनिया भर के अंदर फूड और एनर्जी इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही है ना। यहाँ पे फूड की कमी देखने को मिल रही है, एनर्जी की कमी देखने को मिल रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू है, ये डिस्कस किया गया। साथ ही साथ में यहाँ पर G20 का मैटर डिस्कस किया गया है। G20 क्यों न्यूज़ में है, देखो G20 की आने वाले टाइम पर एक मीटिंग होने वाली है नवंबर में,
नवंबर में इंडोनेशिया में मीटिंग होगी और इस मीटिंग को होस्ट करेगा अब की बार इंडिया यहाँ पर अब की बार इसकी प्रेसिडेंसीशिप को संभालने वाला है। तो वो भी डिस्कस किया गया है। जयशंकर साहब और सुलेवान साहब ने यहाँ पर डिस्कस किया कुछ अप्रोचेस को कि कैसे हम लोग एक फ्री और इंडो पैसिफिक रीजन क्रिएट कर सकते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन को कैसे फ्री बनाया जा सकता है, सिक्योर बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर चाइना का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो चाइना को कैसे टैकल किया जा सकता है, ओवरऑल आप लोग यहाँ पर कह सकते हो इसको लेकर बातचीत की जा रही है। समझ में आया? फिर और क्या क्या डिस्कशन किया गया। अब ये बातें देखो आपसे कहीं पूछ नहीं जाएंगी कि हाँ क्या क्या डिस्कशन किया गया, बस खाली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम पर हो सकता है कोई भी जो राइटर हैं वो इसके ऊपर एडिटोरियल लिख दें, तो वो एडिटोरियल समझने में आपको आसानी हो जाएगी अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इसका बैकग्राउंड पता होगा तो। क्लियर हुई? अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस आर्टिकल को, करंट अफेयर पढ़ा, अब हम लोग इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। मेंस और प्रीलिम्स दोनों में ही आपको जो मैं डेटा देने वाला हूँ वो मदद करेगा। क्लियर हुआ? अब डेटा क्या है, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बारे में। तो इन दोनों के रिलेशंस में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है एनर्जी और क्लाइमेट चेंज का, यानी क्लाइमेट चेंज को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर ये दोनों कंट्रीज़ क्या कर रही हैं। देखो दोनों कंट्रीज़ का यहाँ पर एक इनिशिएटिव है, मतलब प्रायोरिटी पे इन्होंने क्लाइमेट चेंज को रख रखा है। क्लाइमेट चेंज लगातार, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, गर्मी लगातार इंक्रीज़ हो रही है, जिससे हमारा एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है। तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे टैकल किया जा सकता है, इसके लिए सारी कंट्रीज़ यहाँ पर लगी पड़ी हैं। तो आज के टाइम पर ये जो एनवायरमेंट वाला टॉपिक है ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव माना जाता है दोनों कंट्रीज़ के लिए। खासकर आप देखोगे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है जिसको हम लोग पेस के नाम से जानते हैं। पेस मतलब पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, यानी ऐसी एनर्जी का, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें जिससे कोई पोल्यूशन ना हो रहा हो। एक इलेक्ट्रिसिटी वो है जहाँ पर कोयले को जलाकर हम लोग उसका उत्पादन कर रहे हैं। दूसरी जगह पर वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर एनर्जी से या फिर विंड एनर्जी से जनरेट की जा रही है। तो बेसिकली सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहाँ से कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, मतलब वो क्लीन एनर्जी है। तो क्लीन एनर्जी को और कैसे हम लोग एक बढ़ावा दे सकें उसको लेकर दोनों कंट्रीज़ के बीच में पार्टनरशिप देखने को मिल जाती है। यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है और साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दोनों ने मिलकर अभी क्या किया है, जॉइंट क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को बनाया है। और ये जो रिसर्च सेंटर है इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि ये क्लीन एनर्जी को लेकर नए नए इनोवेशंस करेगा और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। उसके बाद में इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा देखने को मिलता है 2030 तक का। यहाँ पर एक पार्टनरशिप करी गई है और उस पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया था 2021 में, पिछले साल, जहाँ पे बोला गया इंडिया और अमेरिका दोनों मिलकर 2030 तक क्या करेंगे, क्लीन एनर्जी को पूरी तरह से बढ़ावा देंगे। फिर ये तो एनवायरमेंट को लेकर बात हो गई। दूसरा पॉइंट देखोगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो है डिफेंस कोऑपरेशन। ये बहुत रेलेवेंट पॉइंट है और रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था। डिफेंस कोऑपरेशन ध्यान रखना हम लोगों ने कवर नहीं किया, मतलब इसके बैकग्राउंड रिलेशन कवर नहीं किए थे, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो डिफेंस कोऑपरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है इंडिया यूएस के पार्टनरशिप का। इंडिया यूएस के जो रिलेशंस है ना उसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है डिफेंस रिलेशन। अब कैसे, आगे समझते हैं। देखो इंडिया यूएस ने अपने डिफेंस रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर लिया था 2005 में, जिसको बाद में और ज़्यादा अपडेट करा गया मतलब आप कह सकते हो कि 2015 में, यानी 10 साल बाद फिर से इसके अंदर कुछ ना कुछ अपडेशन आ गए। और इंडिया यूएस आज के टाइम पर आपको पता होगा क्वाड का पार्ट है। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसके अंदर 4 देश हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको भारत और साथ ही साथ में अमेरिका इसमें दोनों ही देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में जो अलायंस है ना क्वाड, ये देखा जाता है कि ये कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को काउंटर किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कोऑपरेशन हो रहा है, किस किस का, इंडिया और यूएस का, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। फिर इंडिया यूएस मिलकर एक अभ्यास करते हैं, यानी क्वाड जो कंट्रीज़ है ना, क्वाड कंट्रीज़ के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है मालाबार अभ्यास या फिर मालाबार एक्सरसाइज। तो मालाबार एक्सरसाइज नवंबर 2020 में हुई थी, वहाँ पर पार्टिसिपेशन हुआ था। तो ये अभ्यास इंडिया, यूएस और साथ ही साथ में आप कह सकते हो कि जो जापान, ऑस्ट्रेलिया है वो भी मिलकर करते हैं। फिर बात की जाती है कि आज के टाइम पर कॉपरेशन थोड़ा सा इतने बड़े लेवल पर है कि आपको दुनिया भर में अलग अलग देशों के बेसिस देखने को मिलेंगे। अब बेसिस में अमेरिका के बहुत सारे बेसिस है पूरे दुनिया भर में, इंडिया के भी बहुत सारे बेसिस हैं। तो आप देखोगे ना तो अमेरिका के जो बेसिस है ना उसका एक्सेस भारत को यहाँ पर मिल चुका है। इन कॉपरेशन में क्या किया, अमेरिका ने अपने जो बेसिस हैं, खासकर जिबूटी के अंदर एक बेस देखने को मिलेगा,
फिर उसके बाद में पैसिफिक रीजन के अंदर गुआम जो है वहाँ पर एक बेस देखने को मिलेगा। इन सभी बेसिस पर आप देखोगे इंडिया का भी एक्सेस है, भारत भी यहाँ पर उसका यूज़ कर सकता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो डिफेंस कोऑपरेशन में ये सारे पॉइंट तो हैं ही। इसके अलावा भारत और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर 4 फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट्स को भी साइन कर रखा है। और वो 4 डिफेंस एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं, उनके नाम ध्यान रखना, बेका, GSOMIA, लेमुआ और कोमकासा। बेका की फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। GSOMIA का मतलब है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। लेमुआ का मतलब है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। और कोमकासा का मतलब है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये आपको 4 एग्रीमेंट्स देखने को मिल जाते हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में। अब ये जो 4 एग्रीमेंट्स है, आप कहोगे सर हमें यहाँ पर ये अब समझ में नहीं आया, ये जो 4 एग्रीमेंट हैं क्या है, नाम से कुछ नहीं पता चल रहा है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो कर रखा है, 10-12 मिनट का वीडियो है, आपको वो देखना चाहिए। करना क्या है, यूट्यूब पर जाना, वहाँ पे टाइप करना व्हाट इज़ बेका बाय दीपक यादव एजुकेशन, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप लोग आराम से उसको देखो। 4 एग्रीमेंट मतलब बहुत जो सिंपल भाषा हो सकती है उस भाषा में समझाया गया है। वो वीडियो मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं, तो वो एग्रीमेंट आप वहाँ से कवर कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। साथ ही साथ में इंडिया और अमेरिका फोकस करते हैं कि हम लोग टेररिज्म को टैकल करेंगे, आतंकवाद से साथ में लड़ेंगे। फिर उसके बाद एक बात और ध्यान रखना, दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अभ्यास होते हैं। मालाबार अभ्यास तो क्वाड वाले ग्रुप के बीच में होता है, लेकिन अब इंडिया और अमेरिका के बीच में स्पेसिफिकली यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो अभ्यास है वो कौन कौन से हैं, तो दोनों कंट्रीज़ की ट्राई सर्विसेज के बीच में अभ्यास होता है, यानी कि जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, इन तीनों के बीच में अभ्यास होता है। यानी कि हमारी तीनों फोर्सेस इंडिया की होंगी और तीनों फोर्सेस अमेरिका की होंगी, साथ में मिलकर अभ्यास करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं टाइगर ट्रियम्फ, ठीक है ना। इसको नवंबर 2019 में भी कंडक्ट किया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला जाता है कि और भी बायलैटरल और रीजनल एक्सरसाइज होती हैं, यानी दोनों देशों की आर्मी के बीच में युद्ध अभ्यास होता है, दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेस के बीच में वज्र प्रहार, और दोनों देशों के बीच में रिम्पैक और रेड फ्लैग नामक भी बहुत सारे अभ्यास होते हैं। बाकी व्यापार की बात करें तो यूएस आज के टाइम पर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही चीज़ें यहाँ पर करते हैं, आप लोग को ध्यान में रखना है। एक समय था, यानी कि आज के टाइम पर तो जो बाइडेन की सरकार है वहाँ पर, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर क्या किया था कि इंडिया को लेकर इन्होंने क्या कर दिया था, GSP जो विड्रॉवल है ना, वो यहाँ पर एंड कर दिया था। यूएस की सरकार ने क्या किया, इंडिया के साथ में जो स्पेशल ट्रेड स्टेटस था GSP वो ख़त्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारे बैन वगैरह लगा दिए थे अमेरिका ने भारत के सामान के ऊपर। अगर भारत कुछ यहाँ पर एक्सपोर्ट करता था अमेरिका के अंदर, तो उस पर जो छूट मिला करती थी वो छूट नहीं मिल रही थी, वो बहुत महंगा बिक रहा था, जिससे हमें काफ़ी लॉस होना स्टार्ट हो गया था। तो उसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, इंडिया ने भी रिटेलिएशन में यूएस के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, लगभग 28 प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया था भारत में। लेकिन आप देखोगे जो बाइडेन की सरकार के अंदर में ये मामला सही हो चुका है। जो यहाँ पर आप कह सकते हो छूट मिल रही थी, हम लोग को वापस से मिलने स्टार्ट हो चुकी है। तो बीच में व्यापार में कुछ इश्यूज़ आए थे, वो इश्यूज़ मैंने आपको बता दिए हैं। फिर उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो साइंस एंड टेक के मामले में आप देखोगे इंडिया के पास में है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और अमेरिका के पास में है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों साथ में मिलकर आज के टाइम पर काम कर रहे हैं और दोनों मिलकर यहाँ पर एक सैटेलाइट को बना रहे हैं जिसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट, ठीक है ना। ये बात हो गई। बाद में यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि आज के टाइम पर अमेरिका में बहुत सारे इंडियंस आपको देखने को मिलेंगे, इनफैक्ट उनकी सरकार में भी। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, ये जो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है, ये कहीं ना कहीं इनका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इंडिया के साथ में, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। तो ये इंडिया यूएस के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेशंस के अंदर जो न्यूज़ में रहे हैं वो सभी यहाँ पर कवर कर दिए गए हैं। इसको ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, PDF में आपको ये प्रोवाइड करवा दिया गया है। PDF को जब आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर एक और ऐप डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट, और कोशिश करना कि इस वाले ऐप में आप इस PDF को ओपन करो। जब इस PDF को इस ऐप में ओपन करोगे तो आपको ये सारे सिंबल्स नज़र आएंगे, इस पर टैप करोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। आगे आते हैं। देन यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं। अपॉइंटमेंट्स को लेकर जो डायरेक्टली क्वेश्चन है वो वनडे एग्जामिनेशन के अंदर बन जाता है ना। अब अगर हम लोग अपॉइंटमेंट में देखें तो पहली चीज़ आपको पता होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, CDS के बारे में। हमारे जनरल बिपिन रावत जी CDS ऑफिसर हुआ करते थे, लेकिन हुआ क्या कि पिछले साल दिसंबर के मंथ में एक घटना हो जाती है जहाँ पर आप कह सकते हो कि उनकी मृत्यु हो जाती है हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो एक नए चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ आने थे, इनकी पोजीशन बहुत लंबे समय से खाली पड़ी हुई थी। तो अब
उस पद के लिए यहाँ पर एक व्यक्ति हैं उनको अपॉइंट कर लिया गया है, एक ऑफिसर है उनको अपॉइंट कर लिया गया है। जो जिनका पिक्चर आप लोग देख रहे हो ये है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो ये जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है ना, ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं। अब यहाँ पर ये काम करेंगे किसकी तरह, एज अ CDS ऑफिसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अनिल चौहान जी को आज के टाइम पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरह एक तरीके से अपॉइंट कर लिया गया है। CDS का काम क्या है? CDS का देखो काम ये होता है कि जो भी हमारी तीनों के तीनों फोर्सेस देखने को मिलती हैं उनके बीच में मेल मिलाप करके लेकर चलना, इन तीनों को साथ में लेकर चलना, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी हो गई, सबको साथ में लेकर चलना का काम यहाँ पर एक तरीके से आप कर सकते हो। मेन काम ये रहता है, बाकी और भी बहुत सारे वर्क्स रहते हैं हमारे CDS ऑफिसर के, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई। अब जो ही बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी बात आपको यहाँ पर लिखित में देखने को मिल जाती हैं, आर्टिकल में बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दी हैं कि CDS जो यहाँ पर पोजीशन है बहुत लंबे समय से खाली पड़ी थी, पिछले साल दिसंबर से ही खाली पड़ी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर फाइनली इसके अंदर एक अपॉइंटमेंट हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर अनिल चौहान जी के बारे में सारी बातें बताई गई, इनकी पूरी बायोग्राफी बताई गई है, तो वो भी आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। देन उसके बाद में एक और छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। अभी तक हम लोग CDS ऑफिसर के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग बात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो आप कहोगे वेट, हम लोग अभी पिछले दिन से मतलब पिछले 4-5 दिनों से रोज़ाना अटॉर्नी जनरल पढ़ रहे हैं, एक दिन छोड़ कर। तो परसों अटॉर्नी जनरल पढ़ा था, आज फिर से अटॉर्नी जनरल न्यूज़ में आ चुके हैं। हाँ, तो आपको मैं रीज़न बताता हूँ। जो परसों न्यूज़ में थे वो ये था कि अटॉर्नी जनरल जो आज के टाइम पर हमारे पास में जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन है, वो है हमारे वेणुगोपाल साहब, के वेणुगोपाल। अब है क्या कि उनका रिटायरमेंट आ गया है। अब जैसे कि मैंने आपको बता रखा है जो अटॉर्नी जनरल है ना, इनके रिटायरमेंट को लेकर कोई भी बात स्पेसिफिक मेंशन नहीं कि इनके रिटायरमेंट कब होगा, लेकिन इनको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो आपका क्वेश्चन ये भी था कि सर जब रिटायरमेंट का कोई भी जब टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड बताया नहीं गया है, हमारे संविधान में कोई भी बात नहीं की गई है, सिर्फ प्रेसिडेंट यहाँ पर इनको हटा सकते हैं, तो ये बताओ के वेणुगोपाल साहब रिटायर कैसे हो रहे हैं? क्योंकि के वेणुगोपाल जो कि आज के टाइम पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनका रिटायरमेंट है कल 30 सितंबर को इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो आप ये पूछ रहे थे कि इनका रिटायरमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 91 की एज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और अब यहाँ पर केपेबल नहीं है काम करने के लिए, दैट इज़ वाई यहाँ पर इनका रिटायरमेंट हो रहा है। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, अटॉर्नी जनरल की पोजीशन खाली हो रही है, एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। सरकार को हर जगह पर इनफैक्ट कोई केस होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो कि सरकार के अगेंस्ट में होता है, या फिर कहीं पर भी आप देखोगे तो सरकार का एक एपेक्स लॉ ऑफिसर के तौर पर देखने को मिलता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अब जब ये जा रहे हैं के वेणुगोपाल साहब, तो इनकी जगह पर कौन आ रहा है? तो एक नया नाम आ चुका है, इनको अपॉइंट कर लिया गया है। इनका नाम है वेंकटरामनी। अब यहाँ पर जो ये वेंकटरामनी है, इनको अपॉइंट कर लिया गया है एज अ नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो 30 सितंबर को के वेणुगोपाल साहब का रिटायरमेंट होगा, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर से एक तरीके से आप कह सकते हो ये नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आ जाएंगे, ऐसा हमारा लॉ मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी बोल दिया है। साथ ही साथ में बोला यह गया है कि जो अभी करेंट टाइम पर अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर लिए गए हैं, हमारी प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने यहाँ पर इनको अपॉइंट कर लिया है, वो केवल 3 साल के लिए अपॉइंट करे गए हैं। ये बात भी यहाँ पर रखी जा रही है। क्लियर हो गई बात, सिंपल हो गई बात, कुछ भी यहाँ पे परेशानी वाली बात नहीं है ना। अब हमने बहुत डिटेल से पढ़ रखा है यार, तो मतलब परसों मैंने पढ़ा है, आप लोग चाहो तो परसों वाला वीडियो ओपन करके थोड़ा सा अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। वापस से रिपीट करना 10 मिनट लगेंगे, और 10 मिनट में ये 42 जो मिनट का वीडियो हो चुका है ना, 52 का पहुँच जाएगा। तो अभी इससे अच्छा जो हमारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है वो पहले कवर कर लेते हैं। चलो कवर कर लेते हैं, बाद में अगर थोड़ा सा और टाइम बचता है तो उसको भी कवर कर लेंगे, मैं आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में बता दूंगा। लेकिन परसों वाले वीडियो में पढ़ाया है, और परसों वाले से पहले वाला दिन, मतलब इस परसों वाले से एक पिछला दिन छोड़कर उससे पहले वाले दिन पे भी मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग वहाँ से भी कवर कर सकते हो। चलो आगे आते हैं और चलते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की तरफ। तो आज काफ़ी अच्छे आर्टिकल लिखे गए हैं, तो इन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर चर्चा की गई है। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा, हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। मेंस का क्वेश्चन क्या है? इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, वो है टूरिज़्म से संबंधित। आपको पता होगा टूरिज़्म एक ऐसा टॉपिक रहा जो कि पिछले 1 सप्ताह रोज़ाना न्यूज़ में था। वर्ल्ड टूरिज़्म डे आया, टूरिज़्म को लेकर सरकार पॉलिसी लेकर आई, एक एडिटोरियल हमने डिस्कस किया, है ना। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था पूरा पिछला 1 सप्ताह के अंदर। तो इसके ऊपर अब आपको एक आंसर राइटिंग करनी है। क्वेश्चन क्या है? कोविड क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू री इमेजिन द फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। जो कोरोना वायरस आया था ना, ये एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास में, एक अवसर ऐसा मिला कि अब हमें इसकी चक्कर में पूरे टूरिज्म के लिए सोचना है।
टूरिज़्म के भविष्य के लिए सोचना है, कैसे इंडिया यहाँ पर पूरे टूरिज़्म को और अच्छी तरीके से रिवाइव कर सकता है और ग्रो कर सकता है। तो कोविड क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी थी ताकि हम क्या कर सकें, अपने जो टूरिज़्म का फ्यूचर है उसको री इमेजिन कर सकें वापस से। तो अब इसके ऊपर क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं, वो डिस्कस करना है। 250 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो मेंस वाला चैनल मिलेगा। लगभग वहाँ पर 31,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं या फिर 32 के आसपास जुड़े हुए हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स लिखते हैं। तो आप भी अपना आंसर लिखना, और आंसर लिखने के साथ साथ एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि एटलीस्ट सभी लोगों को कोशिश करनी है कि वो 2-2 आंसर्स को रिव्यू कर लें। जब आप लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू कर लोगे ना, तो इससे सभी को खुशी मिलेगी। खुशी कैसे मिलेगी, और आपको भी फ़ायदा मिलेगा, खुशी से ज़्यादा बहुत बेनिफिट मिलेंगे। जब कोई भी व्यक्ति 2 आंसर्स को रिव्यू करेगा तो इससे उसके पास में कुछ अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट हो पाएंगे जो कि उसके पास में नहीं है ना। आंसर की और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति के क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी मिस्टेक्स होंगी, आप वो बताकर उस व्यक्ति को यहाँ पे बोल सकते हो कि आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप रन कर रहा है, तो आप लोग भी ज़रूर से यहाँ पर उस ग्रुप का हिस्सा बनो, एक बार ज़रूर से विजिट कर आओ, ठीक है ना। चलो, एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा वो है ये वाला। इस एडिटोरियल को लिखा गया है अनवर सादत साहब के थ्रू। ये कौन है, ये एक सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। बट ध्यान रखना, आपको नाम ध्यान में नहीं रखना होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, नाम ध्यान में नहीं रखना होता है। और राइटर का नाम बिल्कुल, क्योंकि मुझसे लोग बहुत पूछते हैं, कमेंट भी करते हैं, सर राइटर का नाम ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस खाली ऐसे ही बता रहा हूँ कि हाँ, राइटर ने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा है, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल पर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ मेंशन करे हैं। चलो, अब पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिरकार इन्होंने टॉपिक क्या चूज़ किया, क्योंकि हर एक कोई भी राइटर है ना, वो एक टॉपिक चूज़ करता है, उसके ऊपर उस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखता है। और ज़्यादातर वो टॉपिक जो होता है ना, वो करंट अफेयर वाले टॉपिक होता है, जो करंट न्यूज़ में होता है। तो अभी करंट न्यूज़ में पाकिस्तान न्यूज़ में था। रीज़न क्या था, रीज़न था फ्लड, यानी जो बाढ़ वगैरह आई है, उसकी वजह से पाकिस्तान लगातार न्यूज़ में बना हुआ था। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आज के टाइम पर अगर मान लो एक देश है और वो देश अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट अगर दूसरे देश के ऊपर पड़ रहा है तो उसको रोका जा सकता है। और वो कैसे रोका जा सकता है, उसको लेकर इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यूज़ मेंशन करे हैं। अभी आगे पढ़ते पढ़ते आपको डिटेल से पता चलेगा। देखो, पहली चीज़ हम लोग समझते हैं, यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो, हुआ ये कि जो फ्लड्स है, जो बाढ़ है ना, वो आज के टाइम पर दुनिया भर में बहुत सारी जगह पर देखने को मिली। एग्जाम्पल, पाकिस्तान के अंदर अभी बाढ़ देखने को मिली है ना। पाकिस्तान के अंदर मतलब बाढ़ क्या, वो एक भीषण बाढ़ थी जिसकी वजह से हालात ख़राब हो गए, करोड़ों लोगों के ऊपर एक संकट आ गया है और अभी भी हालात बहुत बुरे हैं। और इन बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में जब बाढ़ का किस्सा ठीक हुआ तो अब यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं, वो क्योंकि गंदा पानी की वजह से। ये बात हो गई। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर मेंशन करते हैं कि आज के टाइम पर, ये तो आपने पाकिस्तान के हालात पढ़े, लेकिन इससे पहले आपको पता होगा जून का मंथ, इस साल जून के महीने में असम के हाल बहुत बुरे थे। असम जो कि हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, असम के अंदर सिचुएशन बहुत बुरी थी। असम के अंदर अभी तक का एक बहुत बदतर से बदतर फ्लड कह सकते हो ना, वो था, बहुत खतरनाक बाढ़ आई हुई थी, जहाँ पर असम के अंदर जो 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बुरी तरह से अफेक्ट हो गए थे। और कुछ डिस्ट्रिक्ट असम के अंदर और बिहार के अंदर ऐसे देखने को मिले थे जो कि पूरी तरह से डूब चुके थे, लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया था, गरीबी की चपेट में वो सारे डिस्ट्रिक्ट आ गए थे। ये हालात यहाँ पर देखने को मिले, ऐसा राइटर मेंशन करते हैं। तो फ्लड अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ देखने को मिली है इस साल, क्लियर हुआ। अब राइटर ये बोलते हैं कि जो ये फ्लडिंग है, जो ये बाढ़ है ना, ये एक नेचुरल फेनोमेना है। ये बात समझ में आई। तो ये बोलते हैं कि जो फ्लड है, जो बाढ़ है, वो एक नेचुरल फिनोमेना है, मतलब प्राकृतिक तौर पर यहाँ पर आती है बाढ़, ठीक है ना, ये बात लिखी हुई है। अब होता यह है कि नेचुरल फिनोमेना तो है, कई सारी जगह पर आपको देखने को मिलता है, लेकिन आप देखोगे कहीं कहीं पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मानव जिस प्रकार की हरकतें कर रहा है, उसकी वजह से भी ये फ्लड्स देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, ये बात बोली जाती है। अब ये बोलते हैं कि देखो, अब कोई भी बाढ़ आ रही है, कहीं पर भी बाढ़ आ रही है, कहीं पर भी फ्लड आ रहा है, तो एक काम ये होना चाहिए कि जो भी राइपेरियन स्टेट है, यानी कि ऐसा आपको कंट्री देखने को मिला है जहाँ पर एक तरीके से समुद्र से कनेक्टेड है, या फिर कोई ऐसा राज्य, कोई भी ऐसा आपको एरिया देखने को मिलेगा जिसके आसपास नदी देखने को मिलेगी, रिवर्स देखने को मिलेगा, या फिर हम लोग एक तरीके से बात कर रहे हैं कंट्री की,
तो आप देखोगे जैसे कि मान लो सपोज़ इंडिया है, इधर पाकिस्तान है और इंडिया के ऊपर चाइना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मैप बना कर दिखाऊं तो इधर इंडिया है, इधर आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, ऊपर आपको ये चाइना देखने को मिलेगा, है ना, चाइना देखने को मिलेगा ऊपर। आप देखोगे तो अगर कहीं पर बाढ़ आ रही है तो काम क्या होना चाहिए, इन कंट्रीज़ का काम ये होना चाहिए कि अगर मेरे ऊपर बाढ़ आई है ना यहाँ पर, तो उसका इम्पैक्ट इस वाले देश पर ना पड़े, या फिर चाइना के अंदर बाढ़ आई है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर ना पड़े, इंडिया के अंदर कुछ हुआ है तो इन कंट्रीज़ के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। वो चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं, क्योंकि होता यह है कि अगर पाकिस्तान में बाढ़ आई तो इसका इम्पैक्ट आपको दूसरे कंट्री में देखने को मिलेगा, या किसी दूसरे कंट्री में बाढ़ आई तो उसका इम्पैक्ट आपको उसके बराबर वाली कंट्री में देखने को मिलेगा। ऐसा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ना हमारे पास में ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर एक कानून है, लॉ है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ यहाँ पर इसको बोला गया है। तब जो इंटरनेशनल लॉ आपको देखने को मिलेगा ना, इस इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंदर क्या बोला गया है, आओ इसको समझते हैं। इस कानून में यहाँ पर यह बोला गया कि कोई भी कंट्री, यहाँ पे कोई भी कंट्री अपनी टेरिटरी का ऐसा इस्तेमाल नहीं करेगी कि उसकी वजह से दूसरे पर्टिकुलर कंट्री को नुकसान पहुँचे, ठीक है ना। यानी कि अपने देश का, यानी पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आई तो यहाँ पर उस बाढ़ का ऐसा यूज़ मत करना कि दूसरे को नुकसान हो जाए, इंडिया को नुकसान हो जाए या दूसरे कंट्री को नुकसान हो जाए। तो इस चीज़ के ऊपर रोक लगाने के लिए हमारे पास में इंटरनेशनल लेवल पर लॉ है। साथ में ये भी यहाँ पे बोला जाता है कि एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है। देखो सभी जो हमारी कंट्रीज़ है ना, सभी की जिम्मेदारी है एक, वो यह है कि सभी राज्यों की जिम्मेदारी आपको देखने को मिलती है, कंट्रीज़ की जिम्मेदारी देखने को मिलती है। वो ये है कि आप पानी को रिलीज़ मत करो, है ना। अगर आप लोग पानी को रिलीज़ कर देते हो तो उससे दूसरी जगह पर बाढ़ आने की पूरी तरह से संभावना है। रिलीज़ कर रहे हो तो प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दो, उस चीज़ को मैनेजमेंट, उसकी प्लानिंग पहले से लेकर चलो कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर एक कदम उठाओ। अगर ऐसा नहीं है तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ सकता है दूसरे वाले एरिया में जहाँ पे आप लोग पानी रिलीज़ कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। फिर राइटर बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जब हम लोग बात करते हैं ना, ICJ, तो आप देखोगे आज के टाइम पर बहुत सारी नदियां हैं, अलग अलग देशों के अंदर देखने को मिलेगी, उरुग्वे के अंदर देखने को मिलेगी। पता है अर्जेंटीना और उरुग्वे, जो आपको ये साउथ अमेरिका के अंदर देश देखने को मिलते हैं, कौन कौन, अर्जेंटीना और उरुग्वे, इनके बीच में विवाद हो जाता है रिवर उरुग्वे को लेकर, है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, आप देखोगे कि इनके बीच में भी यहाँ पर ऐसा ही है कि एक तरफ से पानी छोड़ा गया, दूसरी जगह पर पहुँचा, तो इससे विवाद बहुत ज़्यादा हो गया। एक कंट्री के अंदर बाढ़ आई तो दूसरे कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, यह हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस को यहाँ पर देखा गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू, जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जो भी एक तरीके से केसेस हैं जो जा रहे हैं वो ICJ देखता है। तो इस केस के अंदर ICJ ने इस केस को देखते हुए एक बात यहाँ पर बोली है, बोला ये कि देखो जो स्टेट है, यानी कि जो भी कोई कंट्री जो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो अगर अफेक्ट होती है ना तो उसको ध्यान में रखना है कि उसका असर दूसरे कंट्री के ऊपर ना पड़े। यानी कि आपके यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो दूसरे के ऊपर वो नुकसान ना पहुँचे, आपके यहाँ पर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अगर वो जो इम्पैक्ट है, वो जो इफेक्ट है अगर दूसरे कंट्री के ऊपर पड़ेगा ना, तो वो सिचुएशन जो है, वो जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी। उसके पीछे का यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है राइटर के थ्रू, है ब्रह्मपुत्रा और इंडिया का कंसर्न। अब ब्रह्मपुत्रा नदी को लेकर भारत काफ़ी परेशान रहता है, किस चीज़ को लेकर मैं आपको समझाता हूँ। आप देखोगे ना तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी इंडिया में एंटर कर रही है चाइना से आ रही है। अच्छा, चाइना में ब्रह्मपुत्रा किस नाम से जानी जाती है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चाइना से ब्रह्मपुत्रा नदी बहती हुई आई है ना। अब वो बहती हुई आई इंडिया के अंदर और इंडिया से चली गई बांग्लादेश में। इस प्रकार से आपको ब्रह्मपुत्रा नदी का पूरा फ्लो देखने को मिलेगा, मतलब ऊपर से आ रही है और बांग्लादेश तक वो नदी पहुँच रही है पूरी तरह से। लेकिन मॉनसून का समय यानी बरसात के टाइम पर क्या होता है, बाढ़ आती है। और पिछले कुछ हम लोग अगर 10 सालों में देखें तो असम के अंदर हमेशा बाढ़ देखने को मिली है इस मॉनसून के टाइम पर। तो इंडिया ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता है मॉनसून के टाइम पर, लेकिन इंडिया इस प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ और दिक्कतें भी फेस करता है। वो दिक्कत क्या है कि चाइना लगातार ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बांध बना रहा है, डैम बना रहा है। चाइना क्या कर रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर डैम बना रहा है, ऊपर बांध बना रहा है। तो ये हमारे लिए चिंता वाली बात हो गई। चिंता वाली बात क्यों हो गई? चिंता वाली बात इसलिए हो गई क्योंकि चाइना क्या करेगा, वो एक तरीके से डैम बनाकर उस पानी पर कंट्रोल करेगा। और जो चाइना वो एकदम से बहुत एक्सेसिव वाटर रिलीज़ कर सकता है, यानी कि ऑब्वियस ही बात है, पानी स्टोर करके रख रखा है इन्होंने डैम बनाकर। अब क्या है कि वो अचानक से बहुत सारा पानी बहुत तेज़ी से रिलीज़ भी कर सकते हैं, डैम को खोल भी सकते हैं। वो जो पानी है वो एकदम से जब रिलीज़ होगा ना,
तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं रिलीज़ होगा तो इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचेगा। वो पानी एकदम से भरकर इंडिया में आएगा, असम वाले रीजन में आएगा, अरुणाचल वाले रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न वाले के अंदर और ज़्यादा बुरी सिचुएशन क्रिएट कर देगा। तो जो चाइना ने डैम बना रखे हैं ऊपर, ये मानसून के समय पर भारत को और नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा बोला गया। लेकिन अगर ऐसा कुछ है ना, इससे यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर चाइना की वजह से इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए पता है करेंट टाइम पर हमारे पास में इंटरनेशनल लेवल पर कानून हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पर लॉ हैं कुछ, और वही इंटरनेशनल लॉ के बारे में राइटर बोलते हैं। तो पहला लॉ कौन सा है? पहला लॉ है UNWC। UNWC का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नेशनल नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स। अरे बाप रे, बस यहाँ पर इसका नाम ये आपको देखने को मिलेगा, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स आप लोग इसको कह सकते हो। इसके बारे में कहाँ पे चर्चा की गई है तो आप लोग देखोगे, ये यहाँ पर राइटर बोलते हैं। एक तो लॉ ये है, दूसरा लॉ यहाँ पर एक और है। दूसरा कौन सा आपको एक तरीके से लॉ देखने को मिलेगा, वो है UNECE। UNEC का मतलब क्या है? यह है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। इन दोनों ही लॉ का कानून क्या है, इनका काम क्या है? इनका काम यहाँ पर यह है कि वही सिचुएशन को रोकना। जैसे अभी इंडिया चाइना में हो रहा है ना, चाइना ऊपर से बांध बना रहा है, बांध को अगर खोल दे, वो पानी बहुत तेज़ी से रिलीज होता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे कंट्री पर पड़ रहा है, तो इस चीज़ को रोकने का काम करता है। यानी कि जो ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स और इंटरनेशनल लेक्स आपको देखने को मिलती हैं, ये भी बेसिकली एक वाटर कन्वेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो काम हो रहा है ना, कि एक कंट्री का इम्पैक्ट दूसरे कंट्री पर पड़ रहा है, उस चीज़ को रोकने का काम करती हैं ये दोनों के दोनों लॉ। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन तो आप कहोगे कि सर, तो इससे तो हमें ये होना चाहिए कि जो चाइना ऊपर हरकत कर रहा है, चाइना अगर यहाँ पर बांध बनाता है, वो पानी रिलीज़ करता है, इंडिया के ऊपर पानी आता है, इंडिया को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, तो इसका मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ये जो दोनों के दोनों बॉडीज़ हैं ना, ये जो दोनों के दोनों लॉज आपको देखने को मिलते हैं, कन्वेंशन देखने को मिलते हैं, इनका उल्लंघन हो रहा है। मतलब चाइना इन लॉज का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, राइटर बोल रहे नहीं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उल्लंघन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो दोनों लॉज हैं, इन दोनों लॉज का हिस्सा इंडिया और चाइना दोनों ही नहीं हैं। इंडिया, आप देखोगे इंडिया भी इसका पार्ट नहीं है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया, और ना ही चाइना इसका हिस्सा देखने को मिलेगा, ये भी यहाँ पर बात बोली जा रही है। तो यहाँ पर ये दोनों ही इस कन्वेंशन का पार्ट नहीं है, इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चाइना अगर वॉल्यूशन भी करेगा तो भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ऐसी आवाज़ उठती हुई नज़र आएगी नहीं। ठीक है ना, ये बात राइटर ने बोली है। और इसी चीज़ को राइटर लास्ट में, मतलब अपने आर्टिकल में लास्ट में जोर ये देते हैं कि हमें ये जो अलग अलग लॉज है ना, इसका हिस्सा बन जाना चाहिए, इस कन्वेंशन का पार्ट बन जाना चाहिए, कि अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसा होता है, एक कंट्री का इम्पैक्ट दूसरे कंट्री पर पड़ता है, तो उसको रोका जाए। अगर वो नहीं रुकता है तो इंटरनेशनल लेवल पर उसको घसीटा जाए, इस कानून का उल्लंघन करेगा वो। तो ये बात यहाँ पर रखी गई। समझ में आ गया? क्लियर होगा? अब राइटर यहाँ पर एक और चीज़ बोलते हैं, वो है इंडिया नेपाल और फ्लड प्रिवेंशन। ये तो अभी हमने इंडिया चाइना वाला मुद्दा पढ़ा था, अब इंडिया नेपाल वाला मुद्दा भी यहाँ पर राइटर ने कवर किया। राइटर ने यहाँ पर बोला कि देखो, बहुत सारी जो बाढ़ है ना, वो आज के टाइम पर प्रॉब्लम बनी हुई हैं कोशी और गंडक नदी की। कोशी और गंडक नदी वो नदियाँ हैं जो कि यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच में बहती हैं। इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये नदियाँ शेयर होती हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं फ्लड वगैरह आता है, और ख़ासकर जो मानसून का टाइम है, हैवी सीजनल बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी फ्लड आता है। और आज के टाइम पे तो वैसे भी क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे आप देखोगे आज के टाइम पर ये जो पानी का स्तर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हम लोग ग्लेशियर्स पिघलते हुए नज़र आ रहे हैं, बर्फ़ वाले पहाड़ पिघलते हुए नज़र आ रहे हैं, बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है, उसकी वजह से भी स्तर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। तो वो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अगेन आपको फ्लड का एक बहुत बड़ा खतरा देखने को मिल सकता है ना, बाढ़ का एक बहुत बड़ा खतरा देखने को मिल सकता है, जिस बाढ़ से यहाँ पर बुरी तरह से अफेक्ट हो सकता है, बिहार अफेक्ट हो सकता है, जैसे यहाँ पर होता भी है ना, वहाँ पे बाढ़ वगैरह आ सकती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। नेपाल का जो निचला हिस्सा है, निचला हिस्से के बाद जो इंडिया के बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे बुरी तरह से अफेक्ट हो सकता है, ये बात रखी गई है। तो बोला गया कि भैया आपको करना क्या होगा, ये जो हमारे पास में ऑलरेडी कन्वेंशंस है ना, इसको यहाँ पर इसका हिस्सा बन जाओ। इंडिया को इसका हिस्सा बनना चाहिए, इन सभी कंट्रीज़ को इसका हिस्सा बनना चाहिए। और अगर कुछ भी हो रहा है, एक कंट्री अगर किसी प्रॉब्लम से फेस कर रही है और अगर मान लो उसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्री पर पड़ रहा है, तो भैया वो उस चीज़ को बता दे पहले ही, जिससे साथ में मिलकर कोई ना कोई कदम उठाया जाए।
ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला गया कि सभी कंट्रीज़ को, जैसे इंडिया नेपाल हो गया, इंडिया चाइना हो गया, है ना, इंडिया पाकिस्तान हो गया, ये कुछ कंट्रीज़ हैं, इनको क्या करना चाहिए, मस्ट थिंक ऑफ बिकमिंग अ पार्टी टू ईदर UNWC और UNEC वाटर कन्वेंशन। यानी कि इन दोनों को क्या करना चाहिए, ये जो दो लॉज आपको दो अलग अलग कन्वेंशंस देखने को मिलते हैं, इन दोनों में से किसी ना किसी का हिस्सा बन जाना चाहिए कि अगर कोई वॉयलेशन करता है, कोई भी यहाँ पर इस प्रकार की हरकत करता है, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग लेकर आएँ। समझ में आ गई बात। तो ये राइटर ने यहाँ पर इस आर्टिकल में क्लियर किया हुआ है। आगे आते हैं, अब समझते हैं अगले एडिटोरियल को। नेक्स्ट एडिटोरियल देखोगे तो यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है रीडिस्कवरिंग द बे ऑफ बंगाल। इस एडिटोरियल को लिखा गया है राजीव रंजन चतुर्वेदी साहब के थ्रू। ये एक एसोसिएटेड प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ हिस्टोरियन स्टडीज़ के अंदर में। ये बात यहाँ पर मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बस खाली आपको ध्यान नहीं रखना है राइटर का नाम। आगे बात करते हैं। देखो राइटर ने क्या टॉपिक उठाया है। राइटर ने उठाया है बे ऑफ बंगाल का टॉपिक। बे ऑफ बंगाल के बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने बोला बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है ना, वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया उसमें कैसे यहाँ पर एक मजबूती प्राप्त कर सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये यहाँ पर बात करते हैं सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ के बारे में, ठीक है ना। जो सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ है ना, ये आज के टाइम पर एक बहुत अच्छा काम कर सकती है। इनफैक्ट पूरे बे ऑफ बंगाल को ये वापस से मैनेज कर सकती है। पहले मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। इस वाले पर्टिकुलर मैप को देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया, तो ये हमारा महान भारत हुआ। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर अरेबियन सी हुआ और इसके बराबर में ये बे ऑफ बंगाल हुआ। तो ये जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, ये वाला जो समुद्र वाला हिस्सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ जो है ना, इस बे ऑफ बंगाल से बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, इंडियन ओशन से यहाँ पर ये पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल कनेक्ट होता है, वो बात यहाँ पर रखी जा रही है। तो ये बे ऑफ बंगाल के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन किया गया है। क्यों किया गया है कि रिसेंटली बिम्स्टेक की मीटिंग होती है, ठीक है ना। किसकी मीटिंग होती है? बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इस मीटिंग में, बिम्स्टेक की मीटिंग में क्या हुआ वो मैं आगे बताता हूँ आपको। नाउ तो यहाँ पर राइटर क्या बोलते हैं, देखो राइटर ने ये बोला कि जो बे ऑफ बंगाल है ना, ये आज के टाइम पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है। यहाँ पर जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आप देखोगे बहुत ज़्यादा चल रही हैं आज के टाइम पर। जो ये बे ऑफ बंगाल है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे एशिया के अंदर में। और इसी चक्कर में बिम्स्टेक का मीटिंग भी हुआ था। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक का 4th समिट हुआ था रिसेंटली, और उस समिट के अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं PM मोदी ने एक अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट ये किया कि हम लोग खोलेंगे सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़, CBS, सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ को ओपन किया जाएगा। अब ये सेंटर क्या करेगा, पूरा का पूरा जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है उसके ऊपर पूरी स्टडी करेगा, पूरी यहाँ पर जांच पड़ताल करेगा उस पर्टिकुलर एरिया की, क्या पोटेंशियल है वो यहाँ पर पूरा देखेगा। तो PM ने क्या लॉन्च किया? CBS, सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़। इसी के बारे में, CBS के बारे में यहाँ पर राइटर चर्चा करते हैं। तो ये जो सेंटर है कहाँ पे ओपन किया जाएगा, ये बात भी ध्यान रखनी है। ये ओपन किया जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर में। अभी जो ऑफिशियल लॉन्च है CBS का, ये अभी एक बार फिर से डिमॉन्स्ट्रेट किया गया। और इंडिया यहाँ पर बात ये करता है कि इस CBS की मदद से होगा ये कि जो बे ऑफ बंगाल है ना, यहाँ पर जो इंटरेस्ट है कंट्रीज़ का वो डेवलप होने लगेगा। इस बे ऑफ बंगाल की बात और ज़्यादा होगी क्योंकि ये रीजन का जो इम्पोर्टेंस है वो अभी तो है ज़्यादा, आने वाले टाइम पर और ज़्यादा देखने को मिलेगा। खासकर राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि भैया बे ऑफ बंगाल के बारे में आपको सोचना होगा। जो CBS है, ये मैं आगे से CBS ही बोलूँगा, ध्यान रखना। CBS क्या करेगा? CBS यहाँ पे कोलैबोरेशन करेगा, यानी इस बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में कोलैबोरेट किया जाएगा अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में। कोलैबोरेट किस चीज़ को लेकर किया जाएगा? इकोलॉजी को लेकर, यानी उस पर्टिकुलर एरिया के एनवायरनमेंट को लेकर, वहाँ पे जो व्यापार हो रहा है उसको लेकर, वहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाना, समुद्र की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाना, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना, है ना, समुद्र को प्रोटेक्शन देना, जो जानवर है समुद्र के अंदर उसको प्रोटेक्शन देना, उसको लेकर यहाँ पर ये कोलैबोरेट करेगा। ठीक है ना, ये क्या करेगा? उस चीज़ को लेकर एक कोलैबोरेशन का ऑफर देगा। इससे क्या होगा? ओवरऑल इंडिया का जो मैरीटाइम एंगेजमेंट का फ्रेमवर्क है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हम लोग और ज़्यादा कंट्रीज़ को इस बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से कनेक्ट कर पाएंगे। नाउ ये जो बे ऑफ बंगाल है ना, आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा कॉमर्स हब है।
इंडियन ओशन के अंदर ये स्थित है, मैंने आपको बताया। इधर अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो जो ये कॉमर्स हब है ना, इसका मतलब यह है कि यहाँ से आप देखोगे तो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में बहुत सारा व्यापार होता है, यहाँ से बहुत सारा सामान गुजरता है इधर और उधर। इस वजह से इस एरिया का रोल काफ़ी बढ़ जाता है। फिर आप देखोगे कि इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन भी आपको वहीं देखने को मिलेगा। इधर इंडियन ओशन, उधर पैसिफिक ओशन। इंडियन ओशन में ही आपको यहाँ पर बे ऑफ बंगाल देखने को मिल जाता है जस्ट ऊपर। तो यहाँ पर इस इंडियन ओशन रीजन के अंदर भी इसका एक बहुत रेलेवेंट रोल है, वो यहाँ पर बोला गया। साथ ही साथ में मेंशन किया जाता है कि देखो जो ये बे ऑफ बंगाल है आज के टाइम पर ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। वो प्रॉब्लम्स कैसी आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग प्रकार के डेंजर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं डेंजर्स में से एक है डेंजर क्लाइमेट चेंज का, जो लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए और साथ ही साथ इस पूरे बे ऑफ बंगाल रीजन को बचाने के लिए, यहाँ पर कोलैबोरेशन करने के लिए, इसका रोल और ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया गया, इस CBS को किया गया था लॉन्च। और वो जो CBS है वो क्या करेगा, आगे यहाँ पर इस बे ऑफ बंगाल को और ज़्यादा मजबूत करेगा। ये जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार का मैरीन एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। मतलब पूरी तरह से समुद्र का एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दुनिया की बहुत बड़ी रिवर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, है ना, जो रिवर्स आके गिरती हैं यहाँ पर। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर एक मैंग्रोव वाला एरिया भी देखने को मिलेगा। मैंग्रोव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ओवरऑल जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, समुद्र के अंदर जो अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ हैं जानवरों की, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, रेयर स्पीशीज़ हैं, वो सारी चीज़ें इस बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में पाई जाती हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करना भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, जो कि हम लोग आज के टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब जो ये CBS है ना, जो इसको बनाया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर, ये जो सेंटर काम करेगा, इसने अपनी जर्नी खुद स्टार्ट कर दी है कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस बे ऑफ बंगाल वाले रीजन को प्रोटेक्शन देंगे। नाउ आज के टाइम पर बे ऑफ बंगाल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ की आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आज के टाइम पर जो जनसंख्या है वहाँ पे बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, पानी का स्तर बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बे ऑफ बंगाल के एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहा है। और इसमें जब लोग बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस बात है पोल्यूशन भी कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेट पोल्यूशन वहाँ पर गिर रहा है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है वो यहाँ पर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो एरिया है वो और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो इसी चक्कर में इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हम लोगों ने CBS को बनाया है। नालंदा यूनिवर्सिटी पर CBS जो है ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर चुका है, इसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। साथ ही साथ में ये क्या करेगा, ये हम लोग को एक रिसर्च सेंटर प्रोवाइड करवाएगा। और वो जो रिसर्च सेंटर है खासकर वो फोकस करेगा बे वाले रीजन के ऊपर, ठीक है ना। वहाँ पे जो पूरी की पूरी रिसर्च की जाएगी, पूरा डेटा निकाला जाएगा, उस डेटा के बेसिस पर काम किया जाएगा, ये बात रखी जा रही है। फिर यहाँ पर राइटर मेंशन ही करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर बे ऑफ बंगाल फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम्स को यहाँ पर टैकल करना होगा। उसको टैकल करने के लिए ये जो CBS है ये बहुत रेलिवेंट रोल प्ले करेगा। ये लगभग 4th-5वीं बार राइटर दोबारा से बोल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बोला गया कि देखो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर हमें तुरंत कुछ ना कुछ अटेंशन लेना होगा। जैसे जो आज के टाइम पर बे ऑफ बंगाल की सेफ्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चीज़ों के प्रति हमें तुरंत ही ना कदम उठाना होगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो साथ में मिलकर काम करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मानी जा रही है, जो कि बे ऑफ बंगाल को और ज़्यादा मजबूत बनाएगी। ठीक बात हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था, मतलब ज़्यादा लेंदी एडिटोरियल नहीं था, बहुत सिंपल एडिटोरियल था। तो यहाँ पर इन्होंने ओवरऑल यहाँ पर अपना टॉपिक का निचोड़ यहीं पर दे दिया है। टॉपिक का निचोड़ यह है कि सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल जो स्टडीज़ है वो क्या करेगा, इंडिया का रोल जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा देगा इस पूरे के पूरे बे ऑफ बंगाल के रीजन में। बे ऑफ बंगाल क्या है समझ में आ गया, बे ऑफ बंगाल क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया, क्योंकि अलग अलग प्रजातियाँ ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नुकसान क्या हो रहा है वहाँ पर वो आपको समझ में आ गया। पॉपुलेशन बढ़ रही है, पोल्यूशन वगैरह बहुत हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तीसरा यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि भैया ये जो सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडी है ना, वो यहाँ पर इसका सोल्यूशन लेकर आएगा। वो उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। वो यहाँ पे क्या करेगा, कोऑपरेट कर इन सारे प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन निकालेगा। समझ में आ गया। तो ये बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में रखी जा रही है। नाउ
अब हम लोग क्या करेंगे, अपने वोकेबलरीज़ को कवर करेंगे। आज की वोकैब्स क्या क्या हैं। तो आज का पहला वोकैब है ट्राइट। ट्राइट मतलब घिसे पीटे या फिर हैकेंड। उसके बाद में आता है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मतलब अनुचित लाभ उठाना या टेक एडवांटेज ऑफ, इसको इंग्लिश में आप लोग बोल सकते हो। देन आता है अपीज़। अपीज़ मतलब शांत करना या कॉन्सिलिएट। देन डिसिपेट। डिसिपेट मतलब गायब हो जाना या डिसअपियर। देन बिजेयर। बिजेयर मतलब विचित्र या फिर स्ट्रेंज कह सकते हो। तो ये आज की इंपॉर्टेंट वोकैब्स नज़र आती हैं। फिर उसके बाद में सारे आर्टिकल तो हमने वैसे कवर कर लिए हैं। लास्ट में एक एडिटोरियल कह रहा हूँ, बिजनेस पेज पर एक आर्टिकल है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, बजट टू रीसेट टैक्स लॉस टू डीक्रिमिनलाइज सेक्शंस इन आईटी एंड जीएसटी। कल एक अनाउंसमेंट होता है। वो अनाउंसमेंट क्या है, जो हमारा बजट होगा 2023-24 का, आपको पता होगा बजट ना एक साल पहले का देख के लेकर आ जाता है। बजट है क्या, आगे की प्लानिंग कि कैसे कैसे हमें पैसा खर्चना है। तो अभी इस साल के लिए मतलब 2022-23 के लिए जो बजट है वो ऑलरेडी आ चुका था, है ना, स्टार्टिंग में। तो अब क्या होगा, जो 2023-24 का बजट होगा, यानी कि आने वाले अगले साल के लिए जो बजट होगा वो अभी यहाँ पर अगले साल स्टार्टिंग में आ जाएगा। फेबररी के मंथ में आपको ये बजट की सुनवाई हो जाएगी, यानी कि बजट देखने को मिल जाएगा कि हम लोग कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से पैसा खर्चने वाले हैं। तो बोला ये जा रहा है कि जो 2023-24 का बजट होगा, यानी आने वाला टाइम का जो बजट है ना, उसके अंदर कुछ स्टेप्स, कुछ यहाँ पर और चीज़ें इंक्लूड की जाएगी। वो क्या इंक्लूड किया जा रहा है, तो जो आज के टाइम पर टैक्सेशन को लेकर कानून है, टैक्स को लेकर जो कानून देखने को मिलते हैं, उनके अंदर कुछ छूट दी जाएगी। जैसे आज के टाइम पर इनकम टैक्स होता है और जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये कुछ टैक्सेस हैं। अगर मान लो कोई यहाँ पर इन टैक्स को नहीं पे करता है, इन टैक्स को बचाने की कोशिश करता है, इसको छुपाने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं वो ऑफेंस है। और पहली बात तो आपको पता होगा, जो टैक्स है ना, टैक्स क्या है, एक लीगल कंपल्शन है। यानी आप लीगली मतलब आप कह सकते हो कि लीगली बाउंड हो कि आपको टैक्स पे करना है, यानी कानूनी तौर पर आपके ऊपर बाध्यता है कि आपको टैक्स पे करना है। ये मॉरलिटी नहीं है कोई कि हाँ भाई टैक्स पे करना चाहिए, कोई मॉरलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर लॉ के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा, कानूनी बाध्यता आपके ऊपर है। तो टैक्स ये सभी को पे करना होता है, नहीं पे करोगे तो जेल भी हो सकती है ना, केस भी हो सकता है। तो यहाँ पे यही बोला गया कि जो टैक्स को बचा लेते हैं, टैक्स को छुपा लेते हैं ना, जब वो केस निकल कर आता है, तो वहाँ पे जब केस निकल कर आया, उस वाले केस को देखने के लिए क्या की जाती है, कंपाउंडिंग की जाती है। कंपाउंडिंग की जाती है, ठीक है ना। जो ये कंपाउंडिंग का प्रोविज़न है जीएसटी के अंदर में, ये बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाएगा आने वाले टाइम पर, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। कहोगे कंपाउंडिंग क्या है, अभी समझ में नहीं आया। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है सेटलमेंट, कि मान लो कोई केस निकल कर आया कि भैया आपने जीएसटी पे नहीं किया, कोई ऑफेंस कर दिया है, अब मतलब ये ऑफेंस है ही, तो आप लोग क्या करोगे, इस चीज़ को सेटल करने की कोशिश करोगे, कुछ पेनल्टी पे कर दोगे, कुछ पैसा पे कर कर सेटल करने की कोशिश करोगे। लेकिन आज के टाइम पर जो पेनल्टी ली जा रही है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर पेनल्टी है, बहुत ज़्यादा पेनल्टी है कि अभी तक पेनल्टी वाला कोई केस निकल कर आया नहीं, किसी ने पेनल्टी पे नहीं करी है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि भाई जो इतनी बड़ी पेनल्टी है ना, ये काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल हो जाती है पे करना, तो इसी के अंदर कुछ सुधार किया जाएगा। तो जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर जो भी कोई ऑफेंस होता है, जो भी अपराध होता है, या फिर आप कह सकते हो ये टैक्स वगैरह पे नहीं करता है, तो आज के टाइम पर इस ऑफेंस की जो सज़ा है ना, वो आईपीसी से मिलती जुलती है। जो आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर जो सज़ा है, उससे मिलती जुलती है। तो यहाँ पर बोला गया कि हम लोग ये डुप्लीकेशन को ख़त्म कर देंगे, यानी कि जो ये अलग से आप कह सकते हो चीज़ें ऐड कर रखी हैं जीएसटी और मतलब इस इनकम टैक्स को लेकर, वो चीज़ें यहाँ पर अब नहीं रहेंगी आने वाले टाइम से, ठीक है ना। बोला गया कि हम लोग इस चीज़ को वापस से देखेंगे और एक अफोर्डेबल मुद्दा बनाएंगे, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर कंपाउंडिंग होगी, मान लो कोई ये टैक्स वगैरह पे नहीं करता है, कोई मामला आता है सामने, तो वो जो कंपाउंडिंग होगी, जो पेनल्टी ली जाएगी, उस पेनल्टी को अफोर्डेबल बनाया जाएगा, ताकि जो वो टैक्स पेयर है वो उस पेनल्टी को पे कर सके, ठीक है ना। वो बात रखी जा रही है। नहीं तो फिर केस ऐसा आता है कि वो पेनल्टी भी पे नहीं कर पाता है, वो केस ऐसे ही चलता रहता है। तो ये काम किया जाएगा अगले साल वाले बजट में, ये यहाँ पर आप कह सकते हो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। उसके अलावा कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा हमारा द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस और साथ ही साथ में एडिटोरियल डिस्कशन था। और जैसे मैंने आपसे बोला था कि कुछ और आर्टिकल्स ऐड करूँगा, वो 1-2 दिन में ऐड किए जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों की भी डिमांड थी, तो वो मैं कर दूँगा, उसके लिए आप परेशान बिल्कुल ना होना, क्योंकि आपका करंट अफेयर का वीडियो आ रहा है, तो काफ़ी आर्टिकल्स उसमें भी कवर हो जाते हैं। नाउ अब हम लोग कवर करते हैं आज के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को। तो 2015 का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि इसमें से कौन सी बॉडी है जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर को लेकर आती है, तो इसका करेक्ट आंसर सी देखने को मिलेगा, लेबर ब्यूरो।
तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर एक इंडेक्स जो है ना इसको डिज़ाइन किया जाता है बेसिकली लेबर ब्यूरो के थ्रू। तो लेबर ब्यूरो इसका करेक्ट आंसर है। लेबर ब्यूरो इसको कंपाइल करता है। लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आता है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।